प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के उत्पादन और कीमत निर्धारण का दीर्घकाल में किस प्रकार निर्धारित होती हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में एक फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और हानि भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन दीर्घकालीन अवधि में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और इसका कारण यह है कि यदि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा हो तो दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि उस फर्म को मिल रहे अतिरिक्त लाभ को देखते हुए विभिन्न नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं। इसके साथ साथ उस फर्म की तकनीक में भी परिवर्तन हो जाता है, उत्पादन के समस्त साधनों की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और इसका एक सामान्य अर्थ यह है कि बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और जब बाजार में वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उससे वस्तु की जो सामान्य कीमत है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही कीमतें कम होंगी, जिन फर्मों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा था वह लाभ अब समाप्त हो जाएगा और वो केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर पाएंगे। एक दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि अल्पकाल में फर्मों को हानि उठानी पड़ रही हो। जब ऐसा होगा तो दीर्घकाल में चूंकि इतना समय मिल जाता है कि बहुत सारी फर्में जिन्हें हानि हो रही है वो बाजार से बहिर्गमन कर सकती हैं, अर्थात बाजार को छोड़कर जा सकती हैं। कुछ फर्में अपने उत्पादन के साधनों को घटा सकती हैं और वो उत्पादन की मात्रा को कम कर सकती हैं। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार में वस्तु की जो कुल पूर्ति है वो घट जाएगी और जैसे बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति कम होगी तो उससे उस वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ जाएगी। तो कीमत बढ़ते ही जिन फर्मों को हानि हो रही थी उनकी हानि है वो सामान्य लाभ में बदल जाएगी, क्योंकि उनको अब प्रति इकाई अधिक कीमत मिलने लग जाएगी। लेकिन कभी भी दीर्घकाल में एक फर्म को अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकता, ना ही एक फर्म दीर्घकाल तक हानि उठा सकती है। दीर्घकाल इतना समय है कि उसमें फर्में इस तरह से अपनी पूर्ति को समायोजित करती हैं कि उससे फर्म को दीर्घकाल में केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब हम किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को दर्शाएंगे तो उसमें हमें केवल सामान्य लाभ का चित्र ही बनाना है। अब एक फर्म दीर्घकाल में किस तरह से सामान्य लाभ प्राप्त करती है इसको हम यहाँ दिए गए रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। यह दीर्घकाल का रेखा चित्र है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लिया है। जो हम अब तक AC और MC पढ़ रहे थे उसको हमने LMC और LEC लगा दिया है। L का मतलब यहाँ लॉन्ग टर्म से है, लॉन्ग टर्म अर्थात दीर्घकालीन। तो ये हो गई दीर्घकालीन सीमांत लागत, ये हो गई दीर्घकालीन औसत लागत। AR और MR पर भी हम L लगा सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ नहीं लगाया है। तो दीर्घकाल का और अल्पकाल का अंतर करने के लिए हमने MC और AC के साथ में L को और जोड़ दिया है। ऐसे ही हम जब दीर्घकाल के अल्पकाल के चित्र बनाते हैं तो उसमें हम L की जगह S लगा सकते हैं, SMC और SEC अर्थात शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ सिर्फ समय का उससे मतलब होता है, ये L से लॉन्ग टर्म और S से शॉर्ट टर्म। तो अब चूंकि दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ LMC और LEC लिखा है। इनका रिलेशन आपको आता है कि LMC वक्र LEC के न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर जाती है। फर्म के संतुलन की शर्त है, आपको पता है कि जब सीमांत आय और सीमांत लागत के आधार पर हम एक फर्म के संतुलन का निर्धारण करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं MR बराबर MC। अब चूंकि ये दीर्घकाल है तो LMC लगा देंगे, अर्थात किसी भी फर्म का दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र उसके
सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटते हुए ऊपर जाता हो, तो यह स्थिति रेखा चित्र में ई बिंदु पर है जहां फर्म संतुलन में है। ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है, जिससे हमें पता लगता है कि यह फर्म इस स्थिति में ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगी। तो उत्पादन ओ क्यू। संतुलन का बिंदु ई बिंदु पर संतुलन है। अब हमें ये देखना है कि फर्म को लाभ हो रहा है अथवा हानि। तो फर्म को लाभ और हानि का पता हम ए आर और ए सी से लगाते हैं। तो हम यहाँ भी एल ए आर और एल ए सी कर सकते हैं, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत आगम वक्र और लागत वक्र, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें ये देखना है कि यदि फर्म की औसत आय उसकी औसत लागत से अधिक हो तो फर्म को अतिरिक्त लाभ होगा। यदि लागत आय से अधिक होगी तो फर्म को हानि होगी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो उत्पादन की रेखा है QP, यह ए आर बिंदु को भी ए आर वक्र को भी ई बिंदु पर काटती है, और इससे पता लगता है कि फर्म की जो ए आर या P है ये QE आती है, ये ए आर है, और ए सी भी यह भी, क्योंकि ये ए सी वक्र है, इसको भी ई बिंदु पर ही काटती है, इसलिए ए सी या औसत लागत भी क्यू ई है। इसको आप एल ई से लिख सकते हैं। तो ये भी क्यू ई है, ए आर भी क्यू ई है। इस तरह से एल ए आर और एल ए सी दोनों बराबर है। कितनी है? क्यू ई। इसलिए फर्म को क्या मिलेगा? सामान्य लाभ। यह हमें ध्यान रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म को दीर्घकाल में केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि उसमें फर्म का अतिरिक्त लाभ और हानि दोनों ही पूर्ति में परिवर्तन के कारण खत्म हो जाते हैं, और केवल सामान्य लाभ पर ही फर्म को उत्पादन करना होता है। तो ये दीर्घकालीन संतुलन में हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। और यहाँ जो संतुलन बिंदु है ई, इस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्म के जो ए आर, एम आर, ए सी, एम सी सब बराबर है। तो ये दीर्घकाल की स्थिति में ये होता है कि फर्म के एल ए सी बराबर एल एम सी बराबर एल ए आर बराबर एल एम आर, अर्थात इस बिंदु पर उसका ए सी भी उतना ही है, उसका एम सी भी उतना ही है, उसकी ए आर भी उतनी है, उसका एम आर भी उतना ही है। कितना? क्यू ई। कितना है? क्यू ई या ओ पी भी कह सकते हैं। इस तरह से हम दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन को, उसकी कीमत और उत्पादन के निर्धारण को दर्शा सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दीर्घकाल में कभी भी एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को अतिरिक्त लाभ और हानि प्राप्त नहीं हो सकती, उसे केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। धन्यवाद।